सोचिए, देश इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा है और उसी समय सिक्योरिटी एजेंसीज एक ऐसा टेरर नेटवर्क को पकड़ने में जुटी हों जिसका एलिज्ड कनेक्शन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई से बताया जा रहा हो। 14 राज्यों में कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन किया गया जिसमें 200 से ज़्यादा एलिज्ड ऑपरेटिव्स की गिरफ्तारी की गई। साथ में आईईडीज, ग्रेनेड्स, पिस्टल्स और सर्विलांस इक्विपमेंट की बरामदगी हुई। और सबसे चिंताजनक बात है, इस नेटवर्क का टारगेट था अनएम्प्लॉयड और वल्नरेबल यूथ। उनको सोशल मीडिया के जरिए रेडिकलाइज करके अपने साथ जोड़ना। लेकिन सवाल यह है कि यह पूरा नेटवर्क काम कैसे करता था, पाकिस्तान कनेक्शंस कितना बड़ा था और इंडिपेंडेंस डे से ठीक पहले सिक्योरिटी एजेंसीज ने ऐसा क्या किया कि एक संभावित बड़े अटैक को पहले ही रोक दिया। आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से हम समझेंगे कि क्या हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक एलिज्ड टेरर नेटवर्क के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया। इस नेटवर्क को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई से लिंक्ड बताया जा रहा है और इसके पीछे शहजाद भट्टी नाम के एक एलिज्ड ऑपरेटिव का नाम सामने आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यवाही सिर्फ एक शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं थी। सिक्योरिटी एजेंसीज ने अलग अलग राज्यों में कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस किए हैं, यानी टोटल 14 स्टेट्स में ऑपरेशन किया गया। इसका उद्देश्य सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार करना नहीं था, बल्कि पूरे नेटवर्क की रिक्रूटमेंट, कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिकल चेन को आइडेंटिफाई करना भी है। और वही वजह यह है, ऑपरेशन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडिपेंडेंस डे से पहले सिक्योरिटी एजेंसीज ने देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ कार्रवाई की और इस कार्रवाई में 200 से ज़्यादा ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ना पर्याप्त नहीं होता है। सिक्योरिटी एजेंसीज को यह पता लगाना होता है कि कौन रिक्रूट कर रहा था, कौन पैसा उपलब्ध करा रहा था और कौन वेपन्स पहुंचा रहा था और कौन कम्युनिकेशन संभाल रहा था, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। और भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगला टारगेट क्या था। इसलिए इतने बड़े नेटवर्क पर कोऑर्डिनेटेड एक्शन का मतलब है कि एजेंसीज नेटवर्क की अलग अलग लेयर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी। अब इस पूरे मामले का सबसे कंसर्निंग हिस्सा है बरामद किए गए मटेरियल्स। अथॉरिटीज के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान आईईडीज, ग्रेनेड्स और पिस्टल्स जैसे हथियार बरामद किए गए। इसके अलावा सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा सीसीटीवी कैमरा और दूसरे अन्य उपकरण भी मिलने की बात कही जा रही है। कुछ ग्रेनेड्स पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मार्किंग होने का भी दावा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये ग्रेनेड्स पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनाए गए। अगर जांच में इन मार्किंग्स और वेपन्स की ओरिजिन तथा नेटवर्क कनेक्शन की पुष्टि होती है तो यह इन्वेस्टिगेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात, किसी बरामद वेपन या मार्किंग के आधार पर पूरे मामले के हर पहलू को तुरंत कंक्लूसिवली साबित नहीं माना जा सकता। इन सभी कनेक्शंस को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग्स में स्टेब्लिश करना जरूरी होता है। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे वरीइंग एस्पेक्ट पर, यानी सबसे डरा देने वाला एस्पेक्ट क्या है, वो है सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट। आज टेररिज्म का तरीका सिर्फ ट्रेडिशनल स्लीपर सेल्स वाला नहीं है। यहाँ फिजिकल मीटिंग्स की आवश्यकता नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट उससे करते हैं और रेडिकलाइजेशन के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले में भी आरोप है कि नेटवर्क में इन्होंने ऐसे युवाओं को टारगेट किया जो अनएम्प्लॉयड थे, फाइनेंशियली वल्नरेबल थे या किसी वजह से इमोशनली डिस्टर्ब थे। पहले इनको सोशल मीडिया पर ये संपर्क करते, फिर इनकी आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते, फिर धीरे धीरे करते हुए इनको रेडिकलाइजेशन की तरफ ले जाते। और इनका सबसे कोर हिस्सा शुरू होता रिक्रूटमेंट का, यानी पूरा प्रोसेस एक दिन में नहीं होने वाला। यह एक स्टेप बाय स्टेप रेडिकलाइजेशन पाइपलाइन हो सकती है। और यही कारण है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने चैलेंज सिर्फ हथियारों को रोकना नहीं है, चैलेंज यह भी है कि किसी युवा को एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क तक पहुंचने से पहले कैसे रोका जाए। सिक्योरिटी एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन में इस नेटवर्क को कुछ पुराने इंसिडेंसेस से भी जोड़ा जा रहा है, जैसे कि 2005 का जलंधर ग्रेनेड अटैक, सिरसा पुलिस स्टेशन एक्सप्लोजन और 2026 का अंबाला कार बॉम्ब ब्लास्ट जैसे मामले सामने आए हैं। अब यहाँ फिर से एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। किसी नेटवर्क या इंडिविजुअल का किसी पुराने केस से एलिज कनेक्शन होना और कोर्ट में उस कनेक्शन का लीगली इस्टेब्लिश होना दो अलग बातें हैं। इसलिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के क्लेम को इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर क्लेम के रूप में ही देखना चाहिए, यानी इन्हें अभी सिर्फ क्लेम के रूप में देखो, इन्हें प्योर फैक्ट या कंक्लूजन के तौर पर नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर जांच में इन इंसिडेंसेस के बीच कोई कॉमन ऑपरेशनल लिंक एस्टेब्लिश होता है तो ये पूरे नेटवर्क की वर्किंग को समझने में सिक्योरिटी एजेंसीज की बहुत मदद हो सकता है।
इंडिपेंडेंस डे जैसे नेशनल ओकेजन्स पर सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने चैलेंज और बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लार्ज पब्लिक गैदरिंग होती है, हाई प्रोफाइल इवेंट्स हो रहे होते हैं, सेंसिटिव लोकेशंस एक्टिव हो रही होती हैं और लाखों लोगों की मूवमेंट हो रही होती है। ऐसे समय पर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है थ्रेट को अटैक बनने से पहले आइडेंटिफाई करना। अगर किसी संभावित टेरर मॉड्यूल को अटैक एग्जीक्यूट करने से पहले डिसमेंटल कर दिया गया तो आम जनता को शायद कभी पता भी नहीं चलेगा कि एक संभावित थ्रेट मौजूद था। यही काउंटर टेररिज्म की सबसे बड़ी सफलता होती है, जब अटैक होता ही नहीं है। और इसी एंगल से देखें तो यह ऑपरेशन इंटेलिजेंस गैदरिंग और प्रिवेंटिव सिक्योरिटी के महत्व को दिखाता है। अब सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल है पाकिस्तान और आईएसआई एजेंसी। सिक्योरिटी एजेंसीज इस एलिज नेटवर्क को पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर और आईएसआई से लिंक बता रही हैं। टेरर नेटवर्क्स में अक्सर एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा होता है। एक तरफ हैंडलर्स होते हैं, दूसरी तरफ रिक्रूटर्स होते हैं, फिर लोकल ऑपरेटिव्स होते हैं और उसके बाद लॉजिस्टिक्स और एग्जीक्यूशन करने वाले लोग होते हैं। अगर जांच में पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स और इस नेटवर्क के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन, फंडिंग या ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस का एविडेंस सामने आता है तो यह भारत के लिए एक गंभीर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न होगा। लेकिन यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस के फाइनल फाइंडिंग्स का इंतजार करना ज़रूरी है। अब इस पूरी घटना में एक बड़ा पॉलिसी क्वेश्चन भी सामने आता है। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए? क्या सस्पिशियस अकाउंट्स की मूवमेंट, उनकी मॉनिटरिंग बढ़ा देनी चाहिए? क्या क्या फेक आइडेंटिटीज़ एंड एनोनिमस रिक्रूटमेंट नेटवर्क्स पर ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए? यहाँ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे डेमोक्रेटिक राइट्स भी हैं। इसलिए सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसमें सिक्योरिटी भी मजबूत हो और नागरिकों के लेजिटिमेट राइट्स भी सुरक्षित किए जाएं। टेक्नोलॉजी कंपनीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिलकर ऐसे मैकेनिज्म विकसित करने होंगे जो जेन्युइन यूजर्स को अननेसेसरली टारगेट नहीं करें। बिना एक्सट्रीमिस्ट रिक्रूटमेंट्स और टेरर फाइनेंसिंग जैसे एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट किए इन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल है। तो पूरे मामले की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है, वो ये है कि टेररिज्म आज सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जा रहा है। यह फाइट डिजिटल स्पेस, सोशल मीडिया और साइबर स्पेस तक पहुंच चुकी है। और सिक्योरिटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ अटैक के बाद एक्शन लेना नहीं है, बल्कि थ्रेट को अटैक करने से पहले आइडेंटिफाई करना है। 14 राज्यों में कोऑर्डिनेटेड क्रैकडाउन और 200 से ज़्यादा अरेस्ट की रिपोर्ट इसी प्रिवेंटिव अप्रोच की तरफ इशारा करती है। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन के सामने सबसे बड़ा सवाल है, इस नेटवर्क को पूरा चेन कितना बड़ा था, कौन लोग इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे और इसके पीछे पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स की भूमिका भी साबित करना है। आने वाले समय में इन सवालों के जवाब, इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने आएगी। अगर आपको यह एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए, क्या सोशल मीडिया पर नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन जरूरी है? और ऐसे ही नेशनल सिक्योरिटी, करंट अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स के आसान और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।